नमस्कार हैं आप, मैं हूं आपके साथ बहुत सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका पांच का पंच में। 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पावर सप्लाई का एग्रीमेंट हुआ है। 4000 मेगावाट के पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। तो नए थर्मल पावर प्लांट जो कि अनूपपुर में स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में 60,000 करोड़ का निवेश होगा। तो निवेशकों के लिए राहत रियायत के सारे द्वार मुख्यमंत्री ने खोल दिए हैं। 8,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। तो प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार नीतिगत फैसले ले रहे हैं, पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में अब निवेशकों को लुभाने के लिए भी काम हो रहा है। फैसला लिया गया है 4000 मेगावाट का जो पावर प्लांट है उसका एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स हुए उसमें भी मुख्यमंत्री ने पावर सेक्टर को बढ़ावा दिया। अशोकनगर समेत रीवा, सतना, सिंगरौली में भी बड़े पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो जो 4000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के जो MOU साइन हुए हैं उसी से जुड़ी खबर है। बड़ा फैसला, ये तस्वीरें आप देखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिनके नेतृत्व में बड़ी बैठक हुई, बैठक में जो निवेशक हैं उनसे बातचीत हुई। निवेशकों ने अपनी बात रखी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें चाहिए, उसको लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। मुख्यमंत्री ने पूरा आश्वासन दिया कि पूरी मदद आपकी की जाएगी, वेल फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि निवेशकों के साथ उनका फोटो सेशन हुआ मीटिंग के बाद, उसके बाद की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ वरिष्ठ नेता, प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी बैठक, बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुआ है। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राहत रियायत के द्वार निवेशकों के लिए खोल रहे हैं, एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पावर सेक्टर को जिस तरह से बढ़ावा देने पर उन्होंने काम किया, इन्वेस्टर समिट में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने विदेशी निवेशकों को प्रदेश की धरती पर आमंत्रित किया। उसके बाद लगातार तस्वीर प्रदेश की बदलती जा रही है। अब जो नया फैसला लिया 4000 मेगावाट के पावर सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने का काम होगा। बड़ा MOU साइन हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई, प्रशासनिक अधिकारी, नेताओं ने फैसला लिया कि अब प्रदेश के जो पावर सेक्टर हैं उनको मजबूत किया जाएगा। अनूपपुर में भी प्लांट खोले जाएंगे, सतना, सीधी, सिंगरौली में भी काम होगा। मनोज जी। सोनू, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है और यदि हम एग्रीमेंट की बात करें तो इस एग्रीमेंट की माध्यम से आने वाले 2030 और 31 की ज़रूरतों को भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि साल 2030 और 31 में 27,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत मध्य प्रदेश को पड़ेगी। ऐसे में पहले से जो है ये तैयारी है और इस तैयारी के तहत जो मांग थी उसको पूरा करने का काम किया गया। 60,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने जो है इसको लेके आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में MOU भी साइन किया है। यानी अनूपपुर में आने वाले वक्त में 2030 और 2031 की मांग को लेकर जो 27,000 मेगावाट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें 4000 मेगावाट का ये प्लांट जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा की पूर्ति करेगा। हालांकि 27,000 की जो मांग है इससे ज़्यादा बिजली पैदा करने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों को भी, दिल्ली की मेट्रो को भी बिजली की सप्लाई करता है। मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली और जिस तरीके से
रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम किया जा रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि अब सरकारी बिल्डिंगों पर भी जो है वो सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। प्राइवेट स्तर पे केंद्र सरकार के जरिए सब्सिडी देने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से दावोस का जो दौरा था वो कहीं ना कहीं इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष तौर पर जो निवेश आया है उसको लेकर ये एमओयू काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो सप्लाई रहेगी मध्य प्रदेश में बिजली की वो निरंतर जारी रहे, लेकिन इसके अलावा जो मांग है उसकी भी पूर्ति हो। इसके साथ जो सरप्लस बिजली होगी उसको लेकर जो दूसरे राज्यों की मांग है उसको बेचने का काम मध्य प्रदेश सरकार करती है, तो उसमें भी ये एमओयू महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के पावर सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री ने इस बैठक में ये कही कि जहां पर भी प्रदेश में जो पावर प्लांट हैं उन पर कैसे काम होना चाहिए, जो बिजली सप्लाई है प्रदेश की उसको कैसे मजबूत किया जाए, उस पर भी अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिपोर्ट से मंगाई जाए कहां पर काम होना है, कहां पर जो विद्युत प्लांट हैं उनमें गड़बड़ी की शिकायतें आ रही है, उसको लेकर भी निर्देश दिए कि उन्हें भी मजबूत करना चाहिए। क्योंकि ऊर्जा के क्षेत्र में चाहे वो किसी भी सोर्स से, चाहे वो नवकरणीय ऊर्जा के सोर्स हैं, उस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। दावोस में भी कई बड़ी कंपनियों ने जो है मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई है, जिसके परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सरकार लगातार सब्सिडी देकर जो है आने वाले वक्त के हिसाब से जो सोलर ऊर्जा है उसके साथ किसानों के साथ लगातार जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो खुद की बिजली पैदा करे और जो सरप्लस बिजली उनकी होगी उसको मध्य प्रदेश सरकार लेने का काम करेगी। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में जो प्रावधान है वो प्रावधान जो है वो सोलर पंप के जरिए जो है मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को लेकर की। और सबसे बड़ी बात यह है कि सब्सिडी जो है वो सबसे ज़्यादा दी जा रही है ताकि इस दिशा में आम लोग, चाहे वो किसान हो या फिर आम व्यक्ति हो, वो जुड़ सके। तो ये सरकार बिल्कुल मनोज जी, तो सरकार किसानों के हित में भी फैसले ले रही है। किसानों के खेतों तक बिजली कैसे पहुंचे उस पर भी काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपने। तो मोहन, सरकार प्रदेश के किसानों के लिए ऊर्जा सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बताएंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मनरेगा को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, कांग्रेस केंद्र सरकार की मोर्चाबंदी में जुटी हुई है। मनरेगा को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बड़ी खबर यह कि मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में रायपुर में हो रही है। उमेश पटेल के नेतृत्व में समन्वय समिति की बैठक में यह फैसला लिया जा रहा है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी, कांग्रेस कैसे विरोध प्रदर्शन को आगे तक ले जाएगी। भूपेश बघेल, दीपक बैज, तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि मनरेगा बचाओ संग्राम को कैसे जनता तक पहुंचाना है। तो गांधी की मूल आत्मा को खत्म करने का आरोप सीधा सीधा केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार गांधी की मूल आत्मा को खत्म करने का प्रयास कर रही है, सीधा आरोप है। और बैठक में यही रणनीति बनाई जा रही है कि सरकार को यह फैसला वापस लेना होगा। कांग्रेस पूरी रणनीति के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आगामी रणनीति प्रदर्शन की क्या होगी, कैसे कांग्रेस को प्रदर्शन करना है, जिला स्तर पर, संगठन स्तर पर, बूथ स्तर पर, पंचायत स्तर पर आपको प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। तो दीपक बैज इस बैठक में मौजूद हैं, भूपेश बघेल इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा बड़े नेताओं की मौजूदगी में मनरेगा बचाओ संग्राम को सड़क पर अंजाम दिया जाएगा। तो सड़क पर ये सियासी संग्राम मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर है। कांग्रेस इस मुद्दे को अब छत्तीसगढ़ से लेकर देश के अन्य राज्यों में भी ले जाना चाहती है। तो जी राम जी योजना जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, लगातार इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। तो ये बड़ा निर्णय कांग्रेस अब सड़क पर लेने की तैयारी में है। हमारे साथ संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ चुकी है इसी खबर पर। करिश्मा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अब सड़क पर सियासी संग्राम कर रही है, मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर ये बड़ी बैठक, क्या रणनीति बनाई जा रही है, क्या फैसले लिए जा रहे हैं?
मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर के कांग्रेस पार्टी की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राज्य भवन में ये जो बैठक है अभी हाल फिलहाल में चल रही है और पिछले आधे घंटे से गहन चर्चा मनरेगा को लेकर की जा रही है। खासतौर पर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर के, यानी कि वीबीजी राम जी जो है इसका नाम करने को लेकर के कांग्रेस पार्टी देश से लेकर प्रदेश तक और सदन से लेकर के सड़क तक जो है यहाँ पर देखिए प्रदर्शन और आंदोलन करती हुई नजर आ रही है। और इसी संदर्भ में आज एक नई रणनीति जो है वो भी कांग्रेस पार्टी बनाती हुई नजर आई। खासतौर पर इस पूरी जो है मनरेगा बचाओ संग्राम की जो समन्वय समिति है उसके जो संयोजक उमेश पटेल है, कांग्रेस के विधायक है, उनके द्वारा जो है ये पूरी बैठक उनके नेतृत्व में हो रही है, जिसमें खासतौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू और इसके साथ अन्य नेता जो है शामिल है। इस बैठक में सड़क पर कैसे जो है मनरेगा बचाओ संग्राम को कांग्रेस पार्टी पहुंचाएगी उस पर चर्चा की जा रही है। खास अगर इस पूरे अभियान को देखें तो इसमें गांव ग्राम तक कैसे जो है कांग्रेस पार्टी जाएगी, प्रदर्शन करेगी, आंदोलन करेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही। पहले से ही कांग्रेस पार्टी ने इस पर जो है चर्चा कर ली थी, रणनीति बनाई जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से देखिए क्योंकि संयोजक जो है उमेश पटेल को बनाया गया है तो वो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक में नई रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक और जो है वीबीजी राम जी को लेकर के ग्राम सभा करती हुई नजर आ रही है, उनका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण अभियान जो है वो चल रहा है। ऐसे में इस अभियान को टक्कर देने के लिए कांग्रेस पार्टी गाँव गाँव तक मनरेगा को लेकर के, यानी कि मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जो प्रदर्शन करने वाली है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। जो भी फैसले, जो भी रणनीति कांग्रेस बनाए उस पर अपडेट हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है समन्वय समिति की, मनरेगा बचाओ अभियान, अब सड़क पर सियासी संग्राम आपको दिखाई देगा, सुनाई देगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से आपको महत्वपूर्ण बड़ी खबर बताएंगे। जिस तरह से देश भर में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सड़क पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि यूजीसी के जो नियम लागू किए गए हैं उसको वापस लिया जाए। तो नए संशोधित कानून का विरोध हो रहा है। नए कानून के खिलाफ ब्राह्मण समाज भी अब सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है। तो अलग अलग हिंदू संगठन सड़क पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्राह्मण समाज भी विरोध प्रदर्शन कर रहा है, महिलाओं का भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। तो बड़ी संख्या में जिस तरह से महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया, हर हाल में ये काला कानून वापस होना चाहिए, प्रदर्शनकारी यही मांग कर रहे हैं और लगातार इसको लेकर जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से जबलपुर में महिलाएं एकजुट हुई हैं, ये कानून वापस लिया जाए। ब्राह्मण समाज की महिलाएं हैं, इससे पहले जो अलग अलग हिंदू संगठन है वो भी सड़कों पर उतरे और इस कानून का विरोध किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। तो दिल्ली से लेकर भोपाल, भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, देश भर में यूजीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जबलपुर में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ब्राह्मण समाज की महिलाएं एकजुट हो गई हैं। सीधी चेतावनी प्रशासन को है, सरकार को है, हर हाल में कानून आपको वापस लेना होगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, ये दरअसल मसलन कानून कह लें या फिर संशोधित जो नए दिशा निर्देश हैं, वो एक लहजा कानून ये भी कहता है यूजीसी को लेकर के जो नई कंडिकाएं जारी हुई हैं उसमें सवर्ण समाज सबसे ज्यादा आहत है, क्योंकि जिस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो ये स्पष्ट तौर पे सवर्णों के सामान्य वर्ग के विरोध में है और इसकी खिलाफत दरअसल अब सामाजिक तौर पे भी देखने को मिल रही है। संस्कारधारी जबलपुर में मध्य प्रदेश प्रगतिशील ब्राह्मण महिला संगठन द्वारा जो है इस नई जो संशोधित गाइडलाइन जारी हुई है इसके पत्रों को जलाया गया। महिलाओं ने सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन किया और स्पष्ट किया कि जिस तरीके से समानता के अधिकार की बात जो इस पूरे मसले के पीछे की जड़ है, उस चक्कर में कहीं ना कहीं सवर्णों को दरकिनार किया जा रहा है और उनकी स्थिति को असामान्य करने का एक कुचक्र जो है वो रचा जा रहा है। और यही आरोप जो है तमाम प्रदर्शनकारी महिलाओं ने यहाँ पर उठाए हैं। जल्द से जल्द जो भी संशोधित गाइडलाइन जारी हुई है इस कानून की उसे वापस लेने की मांग की गई है, नहीं तो ये जो प्रदर्शन है आने वाले दिनों में और उग्र होगा, ऐसी चेतावनी जो है प्रदर्शनकारी महिलाओं ने दी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रतीक आपका। तो सड़क पर महिलाएं एकजुट हो गई हैं, मांग यही है कि हर हाल में कानून वापस लेना होगा। सीधी चेतावनी प्रशासन को, सरकार को दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल एम्स को तो आप जानते ही हैं,
अक्सर खबरें आती है लापरवाही की, अव्यवस्थाओं की। इस बीच ये बड़ी खबर भोपाल एम्स से जुड़ी आपको बताते हैं। जिस तरह से भोपाल एम्स की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार भोपाल एम्स में लापरवाही सामने आई है। एम्स में चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया, तो इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी का इस पर बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एफआईआर कर पूरे मामले में जांच जारी है। तो चेन स्नेचिंग पर एफआईआर हो गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, तलाश की जा रही। तो सीसीटीवी से लैस है पूरा एम्स, उसके बावजूद इस तरह की वारदातें सामने हो रही है। तो पुलिस अब पूरे मामले में जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। जिस तरह से भोपाल एम्स में ये चेन स्नेचिंग का मामला सामने आया, अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। थाना बाग सेवना की घटना। यहाँ पर एम्स में एक लिफ्ट में चढ़ने के दौरान एक महिला के साथ झपटमारी की घटना हुई है। इसमें एफआईआर पंजीबद्ध करके इसमें अग्रिम हमारी टीमें लगी हुई हैं और जल्द से जल्द आरोपी को ट्रेस करेंगे। लगभग उस पूरे जितने कैंपस में लगे हैं, अलग अलग हमारी करीब 10 टीमें लगी हुई हैं और वो सभी उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चूँकि वहाँ पे एम्स पूरा सिक्योर्ड कैंपस है, इसके बावजूद घटना हुई है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारी टीमें इसमें लगी हैं और जल्द से जल्द इसमें ट्रेस करेंगे। रंजन भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रंजन, भोपाल एम्स में हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई, डायरेक्टर पर सवाल उठे, प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठे। अब जो सुरक्षा व्यवस्था है एम्स की, पूरा एम्स सीसीटीवी से लैस है, उसके बावजूद इस तरह की चेन स्नेचिंग की घटना सामने आई। पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या कार्रवाई की, कब तक आरोपी गिरफ्तार हो जाएगा? रंजन जी बिल्कुल, देखिए एक मामला है कि मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एम्स, और यहाँ चलिए, बहुत शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट हो हम तक जरूर पहुंचाएं आप। बहुत शुक्रिया। तो भोपाल एम्स लापरवाही का अड्डा बन गया है। अक्सर यहां पर गड़बड़ी की शिकायतें, अव्यवस्था की शिकायतें आती हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको अगली बड़ी खबर रतलाम से बताते हैं। रतलाम से जो जानकारी निकलकर सामने आई, सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करेंगे और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो आपको बताएंगे। तो इस वक्त की बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी रतलाम से आपको बताते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये देखें किस तरह से रतलाम में ये पूरा मामला सामने आया। बंदूक की नोक पर दुकान में, बंदूक की दुकान में ब्लास्ट हुआ। जी हाँ, रतलाम में जो बंदूक की दुकान है उसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट का नया वीडियो भी सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ये देखें आप तस्वीरें। दुकान में मौजूद लोग जान बचाकर किसी तरह से भागे हैं। ब्लास्ट में 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। तो बंदूक की दुकान में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट फिलहाल किस वजह से हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। ब्लास्ट के पीछे आखिर क्या वजह रही है, उसको लेकर अभी जानकारी सामने। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये देखें आप किस तरह से पूरा ब्लास्ट हुआ। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दुकान के बाहर जो कैमरा लगा सीसीटीवी, उसमें ये पूरा वीडियो कैद हुआ है। जो राहगीर वहां से निकल रहे थे, हड़कंप मच गया जैसे ही दुकान में ब्लास्ट हुआ। किसी तरह से लोग जान बचाकर भागे हैं। भयंकर ये ब्लास्ट हुआ है दुकान में, 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद प्रशासन की टीम पूरे मामले में अब जांच करे। दुकान संचालक यूसुफ अली जो हैं वो भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी, सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। बंदूक की दुकान में जो ब्लास्ट हुआ, फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाए कि आखिर ब्लास्ट की क्या वजह रही है, ब्लास्ट किन कारणों की वजह से हुआ। बंदूक की दुकान, बारूद भी दुकान में था और ये बड़ा ब्लास्ट, बड़ी लापरवाही यहाँ पर बंदूक की दुकान में हुई है। तो जिस तरह से रतलाम में बंदूक की दुकान में ब्लास्ट हुआ, उसका वीडियो सामने आया, सीसीटीवी फुटेज आपको हमने दिखाए। 4 लोग बुरी तरह से झुलसे हैं। जो यूसुफ अली जिनकी दुकान है, उनका नाम बताया जा रहा है, वो भी बुरी तरह से झुलस गए हैं। इसके अलावा प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिर ब्लास्ट किस वजह से हो, क्या कारण रहे। बंदूक की दुकान तो जो कारतूस और जो बारूद, जाहिर सी बात ये सब चीजें होंगी, बंदूक भी होंगी कुछ। तो ब्लास्ट के पीछे क्या वजह रही, क्या कारण रहे,
उसको लेकर अभी स्पष्टता नहीं है। जो भी कारण होंगे प्रशासन की टीम इसको लेकर जांच करेगी। प्रशासन का इस पर आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं है कि आखिर ब्लास्ट के पीछे वजह क्या रही, लेकिन भयानक हादसा है ये। बंदूक की दुकान में जो ब्लास्ट हुआ उसकी तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई है। फिलहाल 5 के पंच में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।